जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है आप लोग? वी आर फाइनली बैक विद अनदर ब्लॉग। और जनाब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ एनटीएस नेट, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। और ये वो एमसीक्यूज और वो क्वेश्चंस हैं कि जिनको तैयार करने के बाद आप अगर टेस्ट देने जाएंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूं वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देख लेते हैं और उनको याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आप पेपर देने के बाद मुझे लाजमी तौर पर दुआएं देंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी से। एनालॉजीज बेसिकली क्या होता है ये चीज पहले समझ लें ताकि आने वाला एनालॉजीज का क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। एनालॉजीज बेसिकली होता है रिलेशन, यानी कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वाबस्तगी है, या फिर वो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती हैं। अब आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी और इस स्टेटमेंट में आपने इस क्वेश्चन मार्क को अपनी अप्रोप्रिएट ऑप्शन से फिल करना होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखें ये जो है ना आपके पास दो कॉलम्स, इसका मतलब है कि आपने यहां पर एक रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है। हार्ट का रिलेशन बता रहा है पंप के साथ, ठीक है। ये कॉलन से आपने घबराना नहीं है, रिलेशन बताने के लिए यूज हो रहा है, बस सिंपल। अब देखिए हार्ट का रिलेशन पंप के साथ कैसे है कि हार्ट फंक्शन करता है एज अ पंप, तो लंग क्या फंक्शन करता है, लंग फंक्शन करता है टू ब्रीथ, सिंपल इज दैट। तो ब्रीथ इज द करेक्ट ऑप्शन कि आप जो है वो सांस ले सकते हैं। द हार्ट फंक्शंस एज अ पंप टू सर्कुलेट द ब्लड व्हाइल द लंग फैसिलिटेट ब्रीदिंग टू एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से एनालॉजीज के सवालों को देखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। अन्यथा सॉल्व नहीं कर देना आप लोगों ने। सबसे पहले जो चीज प्रोवाइडेड है, द थिंग दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, उसको समझे कि उसमें वो क्या चीज कह रहा है, क्या चीज रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, उसी से रिलेटेड आगे फिल करना है। तो हार्ट का पंप है तो लंग्स का ब्रीथ होगा। कार रोड तो बोट। देखिए कार और रोड का रिलेशन क्या है, कार रोड पर चलती है तो बोट कहां पर चलेगी, ओशन में चलेगी। तो ऑप्शन ओशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और यहां पर क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स ऑन द रोड एंड द बोट ट्रेवल्स ऑन द ओशन और द अदर वाटर बॉडी। तो इसका मतलब है कि ओशन यानी कि ये ऑप्शन फिट हो रही है बोट के साथ रिलेशन बनाने में, और ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं जनाब, टीचर, क्लासरूम और शेफ। क्या होगा शेफ का, देखें टीचर और क्लासरूम का क्या रिलेशन है, पहले आप ये देखें। टीचर क्लासरूम में पढ़ाती है या काम कराती है, कराता है या पढ़ाता है, ठीक है जी। तो शेफ क्या करता है, शेफ कहां पे काम करता है, वो किचन में काम करता है। अब यहां पर किचन करेक्ट ऑप्शन है और लिखा हुआ क्या है कि अ टीचर वर्क्स इन अ क्लासरूम एंड अ शेफ वर्क्स इन अ किचन। देखें जो रिलेशन आपको इधर दिया हुआ है ना, आपने उसी रिलेशन को आगे लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको लग रहा हो कि शेफ है और आगे कुछ और फूड लिखा हो तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना, नहीं। जो रिलेशन प्रोवाइड किया गया है ना आपको, उसी के लिहाज से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट लाजमी तौर पर होगी जो कि इसमें फिट हो रही होगी, ठीक है। आगे देखें, सीड, प्लांट, एग क्या होगा। आगे देखिए सीड क्या करता है, सीड ग्रो करता है प्लांट में, ठीक है जी। तो एग क्या करता है, हैच करता है बर्ड में। अब यहां पे देख भी लेते हैं, अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, क्योंकि सीड बड़ा होकर प्लांट बनता है, और एग हैच होके इनटू अ बर्ड, इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ बर्ड, ठीक है जी। डेंटिस्ट, टीथ, डेंटिस्ट, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है जनाब, डेंटिस्ट का काम क्या है कि वो दांतों को देखता है, और ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टिक्स के नाम से निकला है, इसका मतलब है कि वो आंखों का इलाज करता है और उसका स्पेशलाइजेशन में काम है। देखें डेंटिस्ट स्पेशलाइजेस इन टीथ एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट स्पेशलाइजेस इन आईज, ठीक है जी। सो लाइब्रेरी, बुक्स, नेक्स्ट एमसीक्यू में देख रहे हैं हम, लाइब्रेरी, बुक्स और म्यूजियम का क्या होगा। देखें लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें होती है, बुक्स होती हैं, तो म्यूजियम में क्या क्या चीजें होती हैं, एग्जिबिट्स होती हैं। तो एग्जिबिट्स करेक्ट ऑप्शन है। और यहां पर रीजनिंग भी देख लें आप कि लाइब्रेरी हाउसेज बुक्स व्हाइल अ म्यूजियम डिस्प्लेज या एग्जिबिट्स चीजें वगैरह, ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर स्टेथोस्कोप। तो डिटेक्टिव का क्या होगा, देखें अब स्टेथोस्कोप क्या चीज होती है, आपको पहले ये चीज समझने की जरूरत है। स्टेथोस्कोप बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि डॉक्टर यूज करते हैं। तो डिटेक्टिव क्या होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप इज अ टूल फॉर अ डॉक्टर एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ सिंबॉलिक टूल फॉर अ डिटेक्टिव। मैप, जियोग्राफी, पीरियोडिक टेबल क्या होगा जी। देखिए मैप क्या काम करता है, मैप यूज होता है ज्योग्राफी में लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पीरियोडिक टेबल कहां यूज होता है, केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के बताते हैं, नेचर वगैरह। अ मैप इज यूज्ड इन ज्योग्राफी टू रिप्रेजेंट द लोकेशन एंड अ पीरियोडिक टेबल इज यूज्ड इन केमिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स। सो केमिस्ट्री इज द करेक्ट ऑप्शन। गिटार का स्ट्रिंग्स के साथ रिलेशन है, तो पियानो का किसके साथ होगा। देखिए गिटार किस तरह प्ले होता है, स्ट्रिंग से, पियानो किस तरह प्ले होता है, कीज से, तो कीज इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पर रीजनिंग देखें, अ गिटार इज प्लेड यूजिंग स्ट्रिंग्स एंड अ पियानो इज प्लेड यूजिंग कीज।
स्विम और वाटर का आपस में रिलेशन बताया हुआ है कि देखिए स्विमिंग कहाँ पे होती है, वाटर में, और आप उड़ते कहाँ पर हैं, फ्लाई कहाँ पे करते हैं, एयर में। तो स्विमिंग अकर्स इन वाटर एंड फ्लाइंग अकर्स इन एयर। राइटर पेन, तो पेंटर का क्या होगा, देखिए राइटर जो है वो पेन यूज करता है, तो पेंटर क्या यूज करता है, ब्रश यूज करता है। तो बी ऑप्शन, सॉरी, ब्रश इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पर लिखा हुआ भी है राइटर यूजेज अ पेन एंड अ पेंटर यूजेज अ ब्रश। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये इंग्लिश के पोर्शन में आर्टिकल्स काफी तौर पर पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा रिपीट भी हुए हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स, जो कि बार बार पूछे गए हैं सेंटेंसेस में। अब यहां पर देखें तो लिखा होगा आपके पास डैश सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। ऑब्वियसली द आएगा, द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। यू कैन गो एनीवेयर इन, देखिए वर्ड के साथ हमेशा द आता है, कभी भी अ वर्ड आपने नहीं सुना होगा या एंड वर्ड नहीं सुना होगा। सो द इज द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। क्लाउड्स ड्रिफ्ट अक्रॉस दी स्काई, ठीक है, क्लाउड्स ड्रिफ्ट अक्रॉस दी स्काई। हम ये कभी भी नहीं कहते कि स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू कहते हैं, कभी भी नहीं लगता। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ तो हमेशा द लगता है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, सीईओ के साथ भी द लगता है। तो आगे देखें, द सीईओ ऑफ टोटल इज कमिंग टू आवर मीटिंग। द मून इज सो ब्रिलियंट टुडे, तो मून के साथ, सन के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, स्काई, वर्ल्ड, इनके साथ द लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड वेरी वेरी इजी एमसीक्यू, और ये वो एमसीक्यू है जो कि लाजमी तौर पर पूछा जाता है, और इस एमसीक्यू को समझने के बाद आपके 1, 2, 5 नंबर तो पक्के है, कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं गए। ठीक है जी। आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को तो लाइक करो। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि आपके पास ये एक सीरीज गिवन है, सीक्वेंस कह लें, सीरीज कह लें, नंबर्स गिवन है आपके पास। कितने नंबर्स हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हैं, आपने इनकी मीन निकालनी है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। Find the mean of the data set, data set हमें given है, sum all the values and divide by the number of values। ये mean निकालने का तरीका होता है कि कोई भी आपके पास सेट गिवन है, सबसे पहले आपने उनको ऐड करना है और उनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज का ये मतलब है कि ये जो आपके पास सेट गिवन है, इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, 4, 8, 9, 11, 8, 9, 11, 20, जो कि हमारे पास 8 नंबर्स बनते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मीन निकालने के लिए सम करें वैल्यूज को, यानी कि इन सब का सम हो जाएगा और सम डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि n। ठीक है, तो आप मीन का फॉर्मूला इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मीन इज इक्वल टू s बाय n, वेयर s इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड n इज द नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, अब आगे जाके देखते भी है नीचे क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है या गलत है। अब यहां पर देखें तो वो क्या कह रहा है जनाब, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4, 8, 9, 11, 8, 9, 11 और 20 को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 80 बनेगा। अब इस चीज को आपने डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो 80 डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 10। यानी कि मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो सम करना होता है नंबर्स को और उनको डिवाइड करना होता है जितने भी वैल्यूज आपके पास गिवन है। ठीक है जी। मुजम्मिल क्विज स्कोर इन मैथ्स वर 95, 87, 84, 84 एंड 60। ये मुजम्मिल के क्विज के मार्क्स हैं जो कि उसके आए हैं। वो कह रहे हैं आप बताएं जनाब के एवरेज क्या निकलेगी इन मार्क्स की, या व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दी स्कोर। एवरेज और मीन कोई फर्क नहीं है, अगर कहीं पे मीन लिखा हुआ हो तो वो भी एक ही बात है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कहीं पे लिखा हो ना मीन लिखा हो, मीन लिखा हो, और अगर कहीं पे लिखा हो कि एवरेज, मीन एंड एवरेज आर इक्वल थिंग्स। ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, घबराना नहीं है इस चीज से। यहां पे भी वही काम करेंगे जो पिछले एमसीक्यू में किया था कि आपने जितने भी स्कोर्स गिवन है जो कि आपके पास 95, 87, 84, 84 और 60, इनको आपस में आपने ऐड किया और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, 1, 2, 3, 4 और 5। सो 4, 10 आ गया आपके पास सम करके आंसर, और नंबर ऑफ स्कोर आपके पास 5 है। सो 4, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 82। द एवरेज स्कोर इज 82। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास गिवन है, मीन निकालना है, इन सबको ऐड करें। कितने वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से डिवाइड करें और यहां पर इन्होंने किया अब ये 7 से डिवाइड करें और यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू -238। मीन वाली चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं कि मीन और एवरेज में कोई फर्क नहीं है। जब भी किसी का नंबर कोई भी सेट दिया हुआ है आपका, उनको मीन करें या एवरेज करें एक ही बात है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सही हो गया जी। आगे चलते हैं जनाब। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, यानी कि 30 और 50 के दरमियान प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो वो एवरेज नहीं निकाल सकता, यानी कि वो अपने सवाल के नंबर खो बैठा है। लिहाजा कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। एवरेज नंबर, प्राइम नंबर से कहते हैं, प्राइम नंबर से कहते हैं कि वो नंबर जो कि खाली 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। ठीक है, अब एवरेज निकालनी है प्राइम नंबर 30 और 50 के दरमियान, तो कितने प्राइम नंबर आ जाते हैं जनाब 30 के और 50 के दरमियान, 31 आ जाता है, 37 आ जाता है, 41 आ जाता है,
है 43 और 47। अब ये वो नंबर्स हैं 30 और 50 के दरमियान जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से जाते हैं या फिर अपने टेबल से डिविजिबल हैं, ठीक है जी। अब इनको क्या करें, आप सम करें, और ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 199 सम करके आंसर आया है। और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि देखें 5 प्राइम नंबर्स है ना, आपने बोला था नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो आपके पास 199 डिवाइडेड बाय 5 यू गॉट द आंसर व्हिच इज इक्वल टू 39.8। मींस के जो आपके पास क्वेश्चन था जिसमें वो कह रहा था कि द एवरेज निकालने प्राइम नंबर्स की 30 और 50 के दरमियान जो होती हैं, तो वो एवरेज आपके पास कितनी निकल गई 39.8 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पिछले 2-3 सालों से रिपीट होता हुआ आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज -10। 10 नंबर्स की एवरेज आपको पता है कि -10 है। इफ द सम ऑफ 6 नंबर्स इज 100 फाइंड द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। बड़ा मजेदार सवाल है, और ये सवाल बहुत से लोगों से मैंने देखा है कि नहीं होता, समझ ही नहीं आती उनको। लेकिन वो ये कह रहा है कि 10 नंबर्स टोटल हैं, उनकी एवरेज जो है वो -10 है। अब हमें पता है कि सम ऑफ 6 नंबर्स इज 100, इट इज नॉट द एवरेज, इट इज सम। यहाँ पे एवरेज नहीं लिखा हुआ, और हमने निकालना है क्या, एवरेज निकालनी है 4 नंबर्स की। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लिख दिया x ऑफ 10 नंबर्स इज -10, यानी कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज -10। यहाँ पे एवरेज ऑफ 10 नंबर्स -10 लिख दिया, यानी कि लेट द नंबर बी x, ठीक है। x ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू -10। अब यहाँ पर 10 नंबर्स की एवरेज का मतलब ये है कि 10 नंबर्स ऊपर ऐड हो रहे हैं और डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी ये फार्मूला बताया कि एवरेज का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि आपके पास सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है जी। यानी कि सम ऑफ दी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दी वैल्यूज। सम आपको पता है कि 10 नंबर है, तो हमने उन 10 नंबर को लेट कर लिया x1 से लेके x10 तक, और डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है 10, तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, और इज इक्वल टू -10 कहां से आया, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। हमने पिछली साइड में पढ़ा कि इनका एवरेज क्या है, -10 है, तो हमने इसको -10 के इक्वल ले लिया। अब क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है कि 10 को उधर लेके जाएं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 के साथ, जो कि -100 बन गया। अब यहां पर देखें कि क्या गेम हुई है यहां पर। अब हमें यह भी पता है कि सम ऑफ 6 नंबर्स, पहले 6 नंबर का सम 100 है। ये कैसे पता लगा, दोबारा मैं क्वेश्चन पे लेके जाता हूं आपको, और वहां पर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 6 नंबर्स इज 100, ठीक है। एम आई राइट, द सम ऑफ 6 नंबर्स इज 100 यहां पे लिखा हुआ है। यहां पर हमने सम ऑफ 6 नंबर्स को रिप्लेस कर दिया, x1 x2 x3 x4 x5 और x6 को प्लस किया, उनको एक जगह कर लिया और उनको लिख दिया 100, ठीक है। पीछे कितने बचे आपके पास नंबर्स, 4 नंबर्स बचे, x7 x8 x9 और x10। हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है कि आपने इन्हीं नंबर्स को अभी फाइंड आउट, इन्हीं नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। अभी हमारे पास सम निकलेगा, ठीक है। अच्छा खैर, आपने इस 100 को उधर लेके गए तो -100 और -100 क्या बन गया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं -200 बन गया, और ये x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 इज इक्वल टू -200। अब पहली बात तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स पहुंच के इसी नंबर को टिक कर देते। भाई देखो, उन्होंने आपसे सम का तो नहीं मांगा ना, उन्होंने आपसे सम पूछा है, नहीं पूछा, उन्होंने आपसे क्या पूछा, एवरेज। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ अभी, उन्होंने आपसे पूछी एवरेज, तो आपने एवरेज निकालनी है। और एवरेज का क्या फार्मूला है, ये मैंने ऊपर यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, जहाँ पे मैं स्टार लगाया है, वो फार्मूला आपके पास s डिवाइडेड बाय n। तो s आपको पता है, n क्या है, 4 है। तो आपने जितने भी आपके पास ये नंबर्स आए हैं, जो x7 x8 x9 x10 आए हैं, दोनों साइडों को 4 से डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा -50। अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझ आई तो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देखें। आपने सिंपल 10 नंबर्स की एवरेज आपको गिवन है, पहले 6 नंबर का सम गिवन है, और आखिरी 4 नंबर की एवरेज आपने निकालनी है। तो सिंपल आपने पहले लेट किया कि x ऑफ 10 नंबर्स इज -10। अब यहां पर आपको पता है कि x ऑफ 10 नंबर्स का मतलब है एवरेज ऑफ 10 नंबर, इसको आपने रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले से। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपको, मैंने रेड मार्कर से लिखा, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये लिखा मैंने। यहां से पहले 6 नंबर का सम हमें पता था जो कि 100 के इक्वल था, 100 की वैल्यू पुट की, और आखिरी 4 नंबर जो x7 x8 x9 x10 हमने लेट किए थे उसकी वैल्यू निकाली। यहां पर आपका काम खत्म नहीं होता, आगे आपने क्या काम करना है कि आगे आपने इसका एवरेज या मीन लेना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एवरेज पूछा है। दैट्स इट। समझ आ गई है आपको, जल्दी से बताएं समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें वो ये कह रहा है जनाब कि इफ 20 इंटू एक्स प्लस वाई 70 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। अब वो ये कह रहा है कि अगर 20 इंटू एक्स प्लस वाई 70 है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये चीज आप लोग देखें कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, हमेशा अननोन फाइंड करना है, एक्स और वाई की एवरेज निकालनी है। आप लोग स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा लिखा है कि आपने वैल्यू निकालनी है एक्स की, उसने एक्स और वाई की, उसने लिखा है एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2।
हमने ये चीज फाइंड करनी है। हमने ये चीज बिल्कुल भी फाइंड नहीं करनी कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। लोग समझते हैं कि इक्वेशन है कि कैसे निकालने दो वैल्यूज, अल्लाह के बंदों निकालनी नहीं है वैल्यूज, हमने तो एवरेज निकालना है। अब जो आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, हमने इसका क्या करना है, एवरेज लेना है। तो आप एवरेज की फॉर्म बनानी है इसकी। देखिए 20 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है, तो यहाँ पर आप 20 को उधर जाके डिवाइड कर दें, दोनों साइडों से 20 को डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ से 20 खत्म हो गया। अब जो आंसर आएगा आपके पास उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज बन जाएगी। यहाँ पर देखें ये हुआ भी है कि टू फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई फॉलो दीज स्टेप्स। गिवन आपके पास ये है कि 20 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। आपने एक्स प्लस वाई को एक साइड पे रखा और आप ये जो आंसर आया है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 3.5, इसको 2 से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि आपके पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि दो नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर देना है सम डिवाइडेड बाय एन से। ठीक है, एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, इनको डिवाइड कर देना है 2 से। आगे अगले स्टेप में किया भी होगा, यहाँ पे खैर मैंने कर दिया है। इनको 2 से डिवाइड करेंगे एंड यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 1.75। अगेन मैं वही बात करूंगा कि जिसको यही नहीं पता कि एवरेज क्या कहते हैं, एवरेज कहते किसको हैं, तो वो ये सवाल नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज का फॉर्मूला भाइयों पता होना चाहिए आप लोगों को कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने सिंपल सम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ दी वैल्यूज पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सवाल भी फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको फॉर्मूला आता होगा वही ये सवाल आराम से कर सकेगा। क्या कह रहा है सवाल में, वो ये कह रहा है कि फाइंड द 24th टर्म इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अभी मैं आपको सीक्वेंस सारे करवाऊंगा, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक सारे करवाऊंगा इस वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि 24th टर्म निकालनी है आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस में, और आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं कि A1 है फर्स्ट टर्म, सॉरी मेरी यार राइटिंग इतनी कोई खास नहीं होती लैपटॉप पे। फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है और कॉमन डिफरेंस जिसको मैं D कह रहा हूं वो आपके पास 11 है। बाय द वे, अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे उसको ज्वाइन कर लेना ताकि मैं वहां पे भी कुछ एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों के साथ बताता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 24th टर्म हमने निकाल लिया, हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें कॉमन डिफरेंस हमें इसका पता था। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने निकालना है AN। अब यहां पर n क्या है, n वही नंबर है जो कि हमने निकालना है। क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 24th टर्म, मतलब वो टर्म है जो कि हमने निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर देखें ये फॉर्मूला याद कर लें। जब भी आपको कहा जाए ना कि आपने ये टर्म निकालनी है, 25th टर्म, 26th टर्म, 100th टर्म, जो भी निकालनी है, और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ तो ये फॉर्मूला पुट कर देना चुप करके। फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मेरे साथ रिपीट करें बार बार। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है जी, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आपने ये करना है कि मुझे जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके पास 5 सेकंड है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ। यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आपने N की जगह 24 पुट करना है जहां जहां N है, और D की जगह आपने कॉमन डिफरेंस पुट करना है। अब A की वैल्यू है आपके पास कितनी है, A की वैल्यू 7 है, यानी कि A की जगह 7 डालें, N की जगह 24 डालें और D की जगह 11 डालें। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी से सवाल को सॉल्व करें। 5 4 3 2 1। जल्दी से सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। खैर मैं अब आपको नीचे दिखा भी देता हूं। आपके पास क्या था, A24, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 24 टर्म आपके फाइंड करनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, फाइंड 24 टर्म निकालनी है आपने, और आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी थी 7, कॉमन डिफरेंस क्या था 11, और आपने n-1 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से आपके पास आंसर आ गया जिसका आंसर निकला 260। तो जिन जिनका आंसर 260 निकला है, कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट था। अच्छा जी, अब देखें ये एक और सवाल आया है। अब हर सवाल को उसके हिसाब से फॉर्मूला लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार ये रट्टा लगा लेते हैं, बात पे कि जहां पे भी अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा हो वहां पे हम ये फॉर्मूला लिख दें, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको समझ आएगी। ठीक है, देखें अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, हमने क्या निकालना है, हमने सम निकालना है 18 नंबर्स का, फर्स्ट 18 नंबर्स का, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है 3 है और 18 टर्म हमें पता है कि 71 है। मुश्किल सवाल है, लेकिन फॉर्मूला अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो ये सवाल यकीन माने 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला है। सिंपल क्या करना है, क्योंकि ये सवाल लोग बहुत मुश्किल तरीके से करवाते हैं, मैं आपको बड़ा आसान तरीका करवाने वाला हूँ। आप क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ 18 नंबर चाहिए, 18 टर्म चाहिए, यानी कि A18 का रोला है थोड़ा सा, A18 चाहिए। अब मैथमेटिक्स सीक्वेंस में हमें पहली टर्म पता है A1 पता है और A18 हमें पता है कि हमारे पास 71 है। सम चाहिए, सॉरी सम ऑफ द फर्स्ट 18 टर्म्स चाहिए, A18 नहीं चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। A18 पता है आपको कि आपके पास 71 है, आपने S निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लें, आपका सवाल हल हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि
फाइंड दी सम ऑफ दी फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर आपको कभी भी ये कहा जाए कि आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है और आपने सम निकालना है तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, विच इज इक्वल टू एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन। यहां पर n की क्या वैल्यू पुट करेंगे ये तो आपको पता ही है, जो हमने निकालनी है। क्या निकालनी है हमने? 18, तो 18 पुट करेंगे। यहां पर नीचे लिखा हुआ भी है, हमें पता थी कि हमारे पास जो n है वो 18 है, जो कि हमने निकालना है। a 18 की वैल्यू में पता थी 71 है, और ये a क्या है? 3। ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ठीक है। a कह लें, a1 कह लें। सिंपल, आपने n की जगह वैल्यू पुट की, a की जगह वैल्यू पुट की और a 18 की वैल्यू पुट की, एंड यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 666। यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 18 टर्म्स हमारे पास क्या है? 666। सम का फॉर्मूला मैं अगेन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूं। इस वीडियो को लाजमी तौर पर गौर से देखें। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। ये फॉर्मूला आपके पास ये होता है n/2 इंटू a प्लस a18 या an जो भी है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद अभी कर लें, बाद में ना छोड़ें चीजों को। बाद में वीडियो को जब देखेंगे ना तो आपने आंसर्स खुद कमेंट्स में लिखने हैं जब आप दोबारा वीडियो को देखेंगे। और मैं ये चीज बता दूं कि एक दफा वीडियो देखने से चीजें आपके दिमाग में कभी भी नहीं बैठेंगी। सही है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हम मीन और एवरेज को समझ चुके हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर कोई भी अरिथमेटिक मीन, जिसको मैं am लिख रहा हूं, ठीक है, अरिथमेटिक मीन में सम किस तरीके से निकालते हैं और आपने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है, यानी कि an कह लें, ठीक है जी। ये किस तरीके से निकालना होता है। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमने मीडियन निकालना है, ठीक है जी। मीडियन किस तरीके से निकालना है अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं। जरा मैं इसको इरेज कर लूं। अच्छा जी, मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है ना, अच्छा ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है और जहन में बिठा लेनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद भी करनी है साथ साथ, ठीक है। अब वो ये है कि जब भी आपने मीडियन निकालना है ना किसी भी चीज का, तो आपने सबसे पहले जो भी सेट आपको डाटा सेट या जो भी आपके पास सीरीज गिवन है ना, सीक्वेंस आपके पास गिवन है, सबसे पहले आपने इसको चुप करके क्या करना है? सीक्वेंस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह, ठीक है। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। देखें सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? -9 है, फिर -6 आ गया, फिर -4 आ गया, फिर -1, फिर 2 दफा 0 आया तो 2 दफा ही लिखेंगे। 1 आ रहा है, अपने से कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेना है। अब देखें मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन, हमेशा ये चीज माइंड में रख लें और कभी भी जिंदगी में नहीं भूलना आपने चीज को कि मीडियन किसको कहते हैं। मीडियन हमेशा कहते हैं मिड पॉइंट को। क्या कहते हैं? मिडल नंबर को या फिर मिड पॉइंट को। मिड से याद रखें, मीडियन के मिड से याद रखें कि इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या इशारा कर रहा है कि आपके पास मिड पॉइंट आपने निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि आपके पास ये सीक्वेंस इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि इवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया ना, आपने पहले पहला टर्म काटनी है, फिर लास्ट टर्म काटनी है, फिर सेकंड टर्म काटनी है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर ये काटें, फिर ये एक पहले से काटे एक आखिर से काटे, फिर ये काटे, फिर ये काटे, तो आपके पास बीच में 2 टर्म्स बन गई। अगर तो ये ऑड नंबर ऑफ सेट होता तो बीच में एक टर्म बचती, ठीक है, और वही आपके पास मीडियन का आंसर हो जाना था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ही नंबर बचता ना बीच में सब काटने के बाद 0, तो आपके पास 0 ही था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपके पास इवन नंबर का सेट बन रहा है ना, तो इस वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास 2 नंबर्स आ रहे हैं बीच में। अब आपने इन 2 नंबर्स की एवरेज लेनी है। अव्वल तो मीडियन में अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट बीच में बच रहा है तो वही मीडियन है, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स बच रहे हैं, 2 नंबर्स बच रहे हैं, तो आपने उनका एवरेज लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंस देयर आर 12 वैल्यूज एज इवन और नंबर ऑफ द डाटा सेट्स, क्योंकि डाटा सेट इवन है, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। मैंने क्या बताया आपको कि 0 और 1 का एवरेज लेने, क्या एवरेज होगा? एवरेज किस तरीके से निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाय नंबर, s बाय m। 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 वैल्यू 0 है, 7 वैल्यू 1 है, 0 + 1 करें डिवाइडेड बाय 2 करें, 1.0 आ गया, सॉरी 1/2 आ गया, 0.5, विच मींस दैट द मीडियन ऑफ दिस नंबर या फिर मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट इज 0.5। क्लियर है ये चीज आप सबको? यार सपोर्ट लाजमी तौर पर दिखाना, गला सूख गया भाई मेरा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसके बाद मिडिल पॉइंट निकालना, ठीक है। अब देखें छोटे भाइयों, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज में लिख दें। यहां पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि सबसे छोटा नंबर आपको यहां पर डालना, यहां पर होना चाहिए। एक मिनट में ड्रॉ पे जाता हूं। सबसे छोटा नंबर आपका यहां पे होना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर आपका यहां पे होना चाहिए, ठीक है। ये काम जब आपने कर दिया तो उसके बाद आपने क्या करना है? मीडियन निकालना है। मीडियन किस तरीके से निकालना है? अगेन आपने देखना है कि ये ऑड नंबर ऑफ सेट है, ये इवन नंबर ऑफ सेट है। सबसे पहले इसको काटें, 1 और 10 कटेगा, 5 और 10 कटेगा, फिर 5 और 9 कटेगा, फिर 7 और गलती कर दी मैंने कोई, 7 और 9 कटेगा,
बीच में आपके पास 8 वैल्यू बच रही है। आई थिंक सो दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक, हाँ ठीक है, क्योंकि ये 11 नंबर्स बन रहे ना, तो आपके पास बीच में खाली 8 ही बचता है। मैंने कैंसिलेशन में शायद कोई गलती की है, बीच में यहाँ पर 8 ही बचता है, और जो कि आपके पास 6 वैल्यू बच रही है, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मिडिल वैल्यू आपके पास, सॉरी 8 इज द करेक्ट ऑप्शन, मिडिल वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, 8। एक ही वैल्यू बन रही है ना, तो मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, एक वैल्यू बनेगी तो वही है आपके पास मीडियन। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज बनी थी, सो अगर 2 वैल्यूज बने तो आपने उसका एवरेज लेना था, तो वो आपका मीडियन कहलाएगा। कभी भी मीडियन 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना, ठीक है। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ये मीन जो होता है ना, मीन, उसके अलावा जो मीडियन और उसके अलावा जो मॉड, ठीक है, ये तीनों एम से ही बनते हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे मॉड पे। मॉड कहते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार, यानी कि बार बार आने वाला वो नंबर जो कि सीरीज या डाटा सेट में बार बार आए, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक है जी। अभी सीक्वेंस आपके पास गिवन है। अच्छा, मॉड में कभी भी आपने जरूरत नहीं है, अगर कर भी ले कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप टाइम जाया करने वाली बात है कि मॉड में आपने कभी भी सीक्वेंस में नहीं करना होता, लेकिन कर भी ले तो मसला नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में करना नहीं होता है इसको, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो जल्दी जल्दी काम किया करें कि आपका जो टाइम है ना वो भी मैनेज हो जाए। मैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी एक बहुत ही जल्द कल वीडियो ला रहा हूँ, टाइम मैनेज किस तरह करना है। लोगों के एमसीक्यू ही रह जाते हैं भाई, 10 एमसीक्यू रह गए, 20 एमसीक्यू रह गए, मुफ्ते के नंबर जा रहे हैं उनके, ठीक है। अच्छा, आप यहां पर क्या करना है, सिंपल आपने इसको लिख दिया। इस सीक्वेंस में देखेंगे कौन सा नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। 7 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है एक दफा। 5 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है आपके पास 5 दफा। 8 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। 7 रिपीट हो रहा है 1 टाइम्स, और 9 रिपीट हो रहा है 1 टाइम। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि व्हाट विल बी द मॉड ऑफ दिस डाटा सेट। जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताएं, जल्दी से। आपने मॉड लिखना है और साथ में आंसर लिख देना है कि क्या नंबर है। जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करें कि मॉड इसका क्या होने जा रहा है। जो ज्यादा नंबर, जो नंबर ज्यादा दफा रिपीट हुआ है वही इसका आंसर। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आंसर जो है आपके पास वो 5 है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट रिपीटेड नंबर था वो आपके पास क्या था, 5 था। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये बात भाई क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, तो उस लिहाज से वो दोनों नंबर्स मॉड में शामिल होंगे, लेकिन जो नंबर पहले रिपीट हो रहा होगा वो पहले आएगा। ऐसा नहीं है अगर 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं तो आप 4 पहले लिख दे, 2 बाद में लिख दे, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। लोग इसमें पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। आप देखें सिंपल है, यहाँ से आपने रूल्स नहीं भूलने। रूल्स क्या थे, मॉड क्या है, इसमें फ्रीक्वेंट नंबर क्या है, फ्रीक्वेंट नंबर एक्स है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स 2 दफा रिपीट हो रहा है, विच मींस दैट द मॉड ऑफ दिस नंबर या डाटा सेट इज एक्स, ठीक है जी। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स अपीयर्स 2 टाइम, 9 अपीयर्स 1 टाइम, 5 अपीयर्स 1 टाइम, द वैल्यू एक्स अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली 2 दफा रिपीट हुई है ना, तो वेरिएबल आ जाए, नंबर आ जाए, कोई मसला ही नहीं, आपने कॉन्सेप्ट नहीं लाना अपना, सिंपल इज दैट। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि जनाब फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके पास एक डाटा गिवन है और आपने इसका मॉड निकालना है, और आपने क्या करना है, मॉड किस तरीके से निकालना है कि सिंपल आपने देखना है कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसमें से क्या कोई वैल्यू रिपीट हो भी रही है या नहीं हो रही। यस या नो में लिखिएगा कि देयर इज मॉड और इज देयर नॉट एनी मॉड। जल्दी से बताएं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपने सिंपल इस वैल्यूज को आपने एनालाइज किया, जब इन डाटा सेट को एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो। तो इसका मतलब है सिंस नो वैल्यूज रिपीट्स देयर इज नो मॉड फॉर दिस डाटा सेट। ये सवाल 2-3 दफा आया पेपर में और लोग गलती कर देते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी सवाल कोई भी ऑप्शन कलेक्ट कर देते हैं कि सारे मॉड है। नहीं भाई, देखो नो ऑप्शन है ना, जब लिखा हुआ नन ऑफ दिस तो वो ऑप्शन करेक्ट होगी। सो इट डज नॉट हैव एनी मॉड। रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि रेंज क्या होती है। अब तक हमने जो पढ़ा वो मीन था, मीडियन था, मॉड था। अब हम आगे हैं रेंज पे। रेंज बेसिकली क्या कहलाती है जनाब, रेंज बेसिकली कहलाती है कि अगर आपको कोई भी डाटा सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 4 और 7 गिवन है, इसकी आपने रेंज निकालनी हो और उन्होंने कहा हो कि आर निकालें, सो इट इज द फॉर्मूला दैट रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डाटा सेट मैंने लिखा था ना 1, 2, 4, 7, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो आपने सिंपल रेंज में मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देना होता है और आपके पास रेंज निकल आती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, सही है, समझ आ गया आप सबको इस बारे में कि रेंज किस तरीके से निकलती है। रेंज इज दी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड दी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आसान अल्फाज में जो नंबर सबसे बड़ा होगा डाटा सेट में उसको पकड़ना है, और जो नंबर सबसे छोटा होगा उसको पकड़ना है, उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, बड़े को छोटे में से माइनस करना है। अब यहां पर देखें कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके पास डाटा गिवन है 13, 9, 2, 4, 11, 1, 8, 7, 3, 11 ब्ला ब्ला। ठीक है जी, अब यहां पर आपने क्या करना है,
मैक्सिमम नंबर 13 है, 13 बाई को साइड पे कर दें और 1 बाई को साइड पे कर दें, 13 माइनस 1 बनेगा और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 12। ये बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू 13 है और मिनिमम वैल्यू 1 है, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा 12। 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। ये वो सवाल है जो कि बहुत आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। फाइंड दी, मतलब सीधे सीधे नंबर है। रेंज किसको कहते हैं? अब आप गाड़ी की रेंज कितनी होगी, कितने किलोमीटर चलेगी, तो आपने माइनस ही करना था, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये गिवन डाटा है और आपने इसकी रेंज निकालनी है। सिंपल आपने क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें 23 और मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें -23, तो मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देंगे और आपके पास -23 क्या बन जाएगा, सॉरी 23 प्लस 23 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस एक पहले का बाहर है, तो 46। तो द रेंज इज 46, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि रेंज का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास डाटा सेट नेगेटिव ना हो, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब देखते हैं आगे। 234, 247 ये सारे डाटा सेट्स हैं। सिंपल आपने इनके रेंज निकालनी है और रेंज में देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें 295 है और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है 201। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि 295 माइनस 201 क्या होता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पेपर में भी कैलकुलेटर नहीं अलाउ, लिहाजा प्रैक्टिस में आप लोगों की करवा रहा हूँ। 295 को 201 से माइनस करो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं, 5 सेकंड आपके पास। सिंपल हमने क्या किया इसमें, हाईएस्ट मैक्सिमम टर्म को मिनिमम टर्म से माइनस किया है। तो जिसने कमेंट सेक्शन में आंसर 94 लिखा है, 94 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या मैं एक जूम सेशन रख लूं कल की डेट में आप लोगों के लिए या ना रखूं? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं जूम सेशन रखूं तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करना और कमेंट में बता देना, ठीक है। अच्छा, अगेन रेंज निकालनी है और आपके पास एक सीरीज गिवन है और इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है जी आपको 23 नजर आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है -18 नजर आ रही है। तो 23 सॉरी 23 और -23 सॉरी 23 और -23 नजर आ रही है, तो आपके पास 46 जो है वो आंसर होगा। ये वो सवाल है ना जो कि मैं कहता हूं जब ये सवाल आया था ना पेपर में 2023 में भी आया, 2024 में भी 3 दफा आया, किसी से ये सवाल नहीं हुआ होना मुझे जहां तक लग रहा है, किसी से भी नहीं हुआ होना। अब किसी को पता ही नहीं है क्यूब रूट किस तरीके से निकालते हैं। अब मसला ये नहीं है कि खाली आपने क्यूब रूट निकालना है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये देख के लोगों की हालत टाइट हो जाती है कि भाई क्यूब रूट भी निकालना है और स्क्वायर ऑफ 2 का निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई भी मुश्किल नहीं है। पावर का रूल पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस रूल को अभी याद कर लो ताकि एनटीएस में आपको ना भूले। देखें क्या रूल होता है कि आपके पास एन और आगे बाहर एन क्या है, ये वो वाला क्यूब रूट है जो कि होल क्यूब रूट है और ए की पावर एम, ठीक है। अब यहां पर क्या था आपके पास स्क्वायर रूट 2 था। स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं, अगर आप स्क्वायर रूट 2 को हम यूं भी लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर रूट 2 है, दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग, इस जिसका साइन होता है सेम, ठीक है, 2/1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 1/2 और व्हाट इज द क्यूब रूट था तो क्यूब इधर आ गया। सिंपल अब आपने क्या करना है कि 2 की पावर 1/2 जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ उस पर फोकस करें, बाद में मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, और मल्टीप्लाई बाय 1/3, सॉरी ये 1/3 पावर में आएगा, ठीक है, ये पावर में आ गया तो 2 की पावर 1/6 इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। कितना आसान तरीके से मैंने ये चीज आप लोगों को करा दी है कि आपने किस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व करना है। सिंपल आपने क्या करना है, अब मैं पीछे से भी दिखा दूं आपको, आपने क्या करना है सिंपल जनाब के इसको आपने पावर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1/3 की फॉर्म में लिखना है और 1/2 माइनस मल्टीप्लाई 1/3 1/6, तो 2 रेज़ टू पावर 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। आगे चलते हैं जनाब, कह रहे हैं जनाब कि दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल होता है 5000 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस तरीके के सवाल लाजमी तौर पर देखने को मिलते हैं और इन सवालों को आप प्रोपोर्शनल और इनवर्स के जुमरे में भी ले सकते हैं और ये सवाल बेसिकली अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, वो आपके पास कितना है 5000 5000 है। अगर एक नंबर 8 है तो अगला नंबर क्या होगा, लेट द 2 नंबर्स बी, कोई भी नंबर्स ले लें। सबसे पहला काम अगर आपने नंबर्स फाइंड करने हैं या नंबर फाइंड करना है, अननोन फाइंड करना है, लेट करना बहुत जरूरी है, लेट करना बहुत जरूरी है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मैं ले लेता हूं, लेट द 2 नंबर्स, लेट वन नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर बी वाई। अब प्रोडक्ट हो रहा है ना आपस में, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, उसको किसके इक्वल लिख लिया 5000 के। मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। आपने भी यही करना है। देखो इक्वेशन को स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना तो अब आता है ना, एफएससी पढ़ के आए हो, मैट्रिक पढ़ के आए हो। खैर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपके पास आ गया 5000। अब एक नंबर हमें पता है 8 है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये x है और ये 8 के इक्वल है और y आ गया यहाँ पे, सिंपल 5000 आ गया यहाँ पे। अब 5000 डिवाइड बाय 8 करेंगे, आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे भी यही काम हुआ है कि सिंपल x और y को मल्टीप्लाई करके 5000 आया। यहाँ पर हमने अब बेशक y को 8 ले लो, x को 8 ले लो, किसी भी एक नंबर को 8 ले लो, मैंने यहाँ पर x को लिया, y को ले लो, आंसर तो वही आएगा ना। एट द एंड जो अल्टीमेट आंसर है वो आपके पास 625 ही आएगा। तो 625 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा
नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। वो कह रहा है कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 545। समझे इस सवाल को गौर से। वो कह रहा है सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ का क्या मतलब है, मैं यहां पर आपको पेन से दिखा भी, सम का मतलब प्लस 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से ले सकते हैं आप? लेट द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर मैं ले रहा हूं x, दूसरा ले रहा हूं x+2, ठीक है, तीसरा ले रहा हूं x+4, चौथा ले रहा हूं x+6 और पांचवा ले रहा हूं x+8। यहां पे हुआ भी है, ठीक है, सेम इज द केस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, पहले सवाल समझो फिर मैं बताता हूँ लोग गलती क्या करते हैं, और वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी क्योंकि ये हो जाती है जल्दी जल्दी में गलती, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ द 5 consecutive odd number is 545। लेट द 5 consecutive odd numbers be x x+2 x+4 x+6 और x+8, ठीक है। अब इनका सम भी हमें पता है, इनका सम किसके इक्वल है, 545 के इक्वल है, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने, आगे इन इक्वेशन को सिंपलीफाई करें। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ये सारे x वाली वैल्यूज को ऐड करें तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5x हो गया, और ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 20, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, यहां से x की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन होती है, लाजमी तौर पर गिवन होती है, और स्टूडेंट्स इस वैल्यू को टिक कर देते हैं। तो मेरे भाइयों यहां तक तो आंसर भी सॉल्व ही नहीं हुआ, अभी आप लोग कहां से आंसर को टिक कर रहे हैं, अभी लार्जेस्ट नंबर निकालना है। सो जो ऑड नंबर में से आपने जो सबसे बड़ा नंबर रखा था ना, वो यानी कि x+8 जो प्लस हो रहा हो जिसके साथ, ठीक है, वो आपने उसमें x की वैल्यू पुट करनी है। जब आप उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और जब आप आंसर को सॉल्व करेंगे तो तब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गई आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो x की वैल्यू निकाली है वो उस पर नहीं रिलाई करने लग जाना, आपने उसके बाद सिंपल और सिंपल क्या करना है कि आपने वहां पे प्लस करना है मैक्सिमम नंबर। अगर यहाँ पे मिनिमम लिखा होता ना व्हाट इज दी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप खाली x ही रहने देते, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं जनाब नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और यार दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना। हमने जल्दी जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, सपोर्ट दिखाया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, सपोर्ट लाजमी तौर पर दिखाया करो। आगे चलते हैं जनाब। A number is as much as greater than 36 as it is less than 86। बड़ा ही मजेदार सवाल है, ट्रिकी सवाल है, और ये सवाल पेपर में एग्जामिनर लाजमी तौर पर देता है कि भाई नंबर तो कट्टे ही कट्टे हैं, लेकिन जिसको पता होता है वो उसके नहीं करते। अब देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब एक नंबर है, वो बड़ा है 36 से लेकिन लेस है 86 से, फाइंड द नंबर। इसकी इक्वेशन बनाना ही बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। देखें अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इट इज लेस देन 86। अब यहाँ पर लेस देन 86 का मतलब है कि नंबर 86 से छोटा है तो x माइनस 86 या कुछ इस तरह होगा। लेट द नंबर बी x। अब देखो लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x माइनस 36 इक्वल टू 86 माइनस x। कैसे, नंबर इज मच ग्रेटर देन 36 यानी कि 36 छोटा है तो x माइनस 36 आ गया, इज एज इज लेस देन 86 तो 86 बड़ा है तो x माइनस 86, ठीक है। या आ गया x की वैल्यू सॉल्व करो एंड यू गॉट द आंसर इज इक्वल टू 61। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कैसे सॉल्व किया। x को एक साइड पे रखें तो 2x इज इक्वल टू 86 प्लस 36 कितना होता है, जल्दी से बताएं। 122 और 122 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 61 व्हिच मींस दैट द नंबर इज 61 व्हिच इज एज ग्रेटर देन 36 एज इट इज लेस देन 86। समझ आ गया। अच्छा अब एक चीज आप लोग जरा मुझे बताएं कि आपके पास ये जो नंबर आया है 61, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये आपने सवाल जो सॉल्व किया है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, क्या जो आपने सवाल सॉल्व किया है क्या वो सही है या गलत है। सिंपल इस x की वैल्यू को ना, इस x की वैल्यू जो आपने निकाली है इस इक्वेशन में पुट कर दें। 61 माइनस 36 करें, मेरा ख्याल है ये बनता है 61 माइनस 36 25 बनता है, 25 बनता है, मैं सही कह रहा हूँ, एम आई राइट। अच्छा और 86 माइनस 61 करना तो ये भी 25 बनेगा। इस लिहाज से मैंने आपको क्रॉस चेक करना भी सिखा दिया है कि आपको कैसे पता चले कि जो आंसर आपका आया है कि यह सही है या गलत है, और क्या चाहते हो। सही है जी, समझ आ गया, आगे चलते हैं। समझ आ रही है ना चीजें, जो चीज समझ नहीं आ रही पॉइंट वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की भी आईडी मैंने कमेंट में दे दी है, आप उसको भी वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो। व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 10, फाइंड द नंबर। देखें अब यहां पर ये चीज याद रखना कि लेट द नंबर बी x, वो तो हमने नेक्स्ट कर दिया। व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम, अब जो फ्रॉम के बाद वाली चीज होती है ना वो हमेशा माइनस से पहले आती है, ठीक है, यानी कि 5 टाइम का नंबर था ना तो 5x माइनस 15 एंड द रिजल्ट इज 10। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इतना आसान सवाल है यार, जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या आंसर होगा। 5 सेकंड है आपके पास, x की वैल्यू निकालनी है, 15 को उधर जाके ऐड करें, जल्दी से 15 को उधर जाके ऐड करें और x की वैल्यू बताएं। 25 बन जाता है और 25 डिवाइड बाय 5 बन जाती है, ठीक है। ये देखें लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत से भाइयों ये गलती करते हैं कि यहाँ पर वो लिख देते हैं 15 माइनस 5x, नहीं ये करना।
फ्रॉम वाली चीज के बाद जो चीज लिखी होती है वो हमेशा पहले आती है माइनस में। ठीक है, समझ आ गया आप सबको ये चीज? ये बहुत आसान चीज मैंने आपको बताई है। अच्छा आगे देखें, वो ये कह रहा है कि जनाब द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द डिफरेंस इज 6, फाइंड द नंबर। अब वो ये कह रहा है कि जनाब आपके पास दो नंबर्स हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, कुछ भी ले सकते हैं आप, वाई और जेड ले लें, ए और बी ले लें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए बस। सम ऑफ टू नंबर्स आपके पास आ गया 18 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, और डिफरेंस जो आपके पास दो नंबर्स का आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 6, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड द नंबर। अब यहां से सिंपल आपने एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, उसको पुट कर दो तो y की आ जाएगी, सिंपल एज दैट। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? अच्छा जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 आ गया आपके पास, x माइनस वाई आपके पास 6 आ गया, यहाँ से ऐड किया दो इक्वेशंस को तो x की वैल्यू आ गई। अब चाहे आप इस x की वैल्यू को इधर पुट करें इस वाली इक्वेशन में, या फिर आप x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करें, यू आर गुड टू गो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि द टू नंबर्स आपके पास क्या आ रहे हैं। सो द टू नंबर्स आर 12 एंड 6। ये कैसे 12 और 6 आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। देखें सिंपल आपने क्या किया, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और पुट करने के बाद आपने x की वैल्यू को पुट किया और y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल लोग ये समझते हैं कि ये सवाल मीडियन का सवाल है, नहीं भाई ये मीडियन का सवाल नहीं है। देखें अब यहाँ पर ना ही आपको कोई डाटा सेट गिवन है, मीडियन का सवाल होता है ना जब डाटा सेट आपको गिवन हो। खैर अब इस सवाल में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 120। अच्छा ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आता है ना, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो या 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या जितने भी नंबर्स हो, तो आपने सीरीज हमेशा यही लेनी है, ये चीज रट्टा मारना है इस चीज का। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, चांस ही नहीं बनता। हाँ अगर आप कैलकुलेशन में गलती कर लेते हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज को लाजमी तौर पर माइंड में रखें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द मिडल नंबर। अब यहाँ पे मिडल नंबर कौन सा है, देखें ये गया ये गया ये गया और ये गया ये गया, ये है मिडल नंबर। मीन जो आपके पास x की वैल्यू आएगी ना, अब वही मैं बात करूंगा जो पीछे मैंने सवाल में की थी कि बहुत से स्टूडेंट्स उस x की वैल्यू को ही समझते कि ये आंसर है। नहीं भाई, जो आपके पास रिक्वायरमेंट है उसमें x की वैल्यू पुट करें। अगर वो यहाँ पर कहता लार्जेस्ट नंबर में पुट करनी है तो आपके पास x प्लस 8 था, अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहता तब x था, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि मिडिल नंबर में आपने बताना है कि क्या वैल्यू बन रही है, फाइंड द मिडिल नंबर। तो सिंपल आपने क्या किया कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये 5 नंबर है ना आपके पास। ठीक है, इसमें सिंपल आपने इनको ऐड किया और 120 के इक्वल है। अब ये 120 भाई कहां से आ गया, 120 यहां से आ गया कि क्वेश्चन में गिवन था कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 120, फाइंड द मिडिल नंबर। यहां से आपने x को ऐड किया तो 5x, क्योंकि 5x है और 20 इज इक्वल टू 120 आ गया। 5x इज इक्वल टू 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू आ गई 20। अब मिडिल नंबर क्या था आपके पास, x प्लस 4। वो कहां से आया, वो यहां से आया। सीरीज सही बनानी है आपने, जो सीक्वेंस है वो सही बनाना है। ठीक है, सिंपल इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। A number is tripled and 7 is added. The result is 25. Find the number. अब वो ये कह रहा है एक नंबर है जो कि ट्रिपल हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। ट्रिपल का मतलब जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, 3 टाइम्स होता है। डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, क्वाड्रपल का मतलब भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 3x हो गया। अब जिसको ट्रिपल का मतलब ही नहीं पता वो सवाल सॉल्व भी नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, एंड 7 इज एडेड, ये हो गया 7 एंड द रिजल्ट इज 25। फाइंड द नंबर। सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू जल्दी से फाइंड करके बताएं मुझे, यहाँ पे लिखी हुई भी है कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 6, व्हिच मींस दैट द नंबर इज 6। ठीक है जी गलत हो गया भाई, सपोर्ट दिखाओ जल्दी से। अच्छा जी, डिवाइड 50 बाय हाफ एंड ऐड 2, व्हाट्स द आंसर। देखें 50 को आपने डिवाइड करना है हाफ से और उसमें 2 ऐड करना है। 50 को डिवाइड करें हाफ से, एक स्टेप करके करना है, ऐसा नहीं है कि दफा ने वहां शुरू हो जाए। 50 को हाफ किया डिवाइड से, ठीक है ये आपने कर दिया डिवाइड। अब आपने क्या करना है, 2 उसमें ऐड करना है। 50 को आपने डिवाइड किया, 50 डिवाइड 50 बाय हाफ, सॉरी लिखा हुआ डिवाइड 50 बाय हाफ। ठीक है, डिवाइड 50 बाय हाफ लिखा हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो ये आपके पास बन जाएगा डिवाइड 50 बाय हाफ का मतलब ये नहीं होता, ये 50 बाय 2 मैंने लिख दिया, मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, डिवाइड 50 बाय हाफ का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 50 × 2 बन जाएगा और ये आपके पास 100 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दे 2, 100 + 2 102। 102 आपके पास आंसर है और वो नंबर है जो कि यहाँ से आया। 50 को डिवाइड किया हाफ में और ऐड किया 2। ठीक है जी, आसान सवाल था। अब आगे चलें, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखें यहाँ पर ना ही इवन लिखा हुआ है ना ही ऑड लिखा हुआ है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप ले सकते हैं x, x+1 और x+2। ठीक है, अब इनका सम हमें पता है कि क्या है, √9, यानी कि x + x+1 + x+2 इज इक्वल टू √9। ठीक है, समझ आ गया। सॉरी, द सम ऑफ √9 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल है यहाँ पे 3 होगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आई थिंक सो कि आप क्वेश्चन में थोड़ी गलती हुई है, मैं आप
आपको सही करके दिखा देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा, सम ऑफ दिस नंबर इज 3, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन सबको हमने सॉल्व किया और आपके पास क्या बन गया, ये आपके अच्छा 9 भी हो बेसिकली। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि √9 भी हो तो वो भी तो 3 का स्क्वायर 3 बन जाता है, तो √9 भी हो सकता है, नो इशू एट ऑल। अच्छा, सिंपल आपने x + x + 1 + x + 2 किया और इसका आंसर 3 निकल आया। सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को। अगेन स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मींस के इस डाटा सेट में जो सीक्वेंस नंबर्स का आपने बनाया कंसेक्यूटिव, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, x। मींस आपने तो अब कहीं नहीं पुट करना, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वही आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, समझ आ गई है, सिंपल। ये देखें, सॉल्व किया, 0 आ गया और द स्मॉलेस्ट नंबर है 0। क्लियर है, समझ आ गई है चीज आप लोगों को। आगे चलते हैं। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2, 2 + 3 एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सम ऑफ 20 एंड x। ये सवाल 2024 में 5 दफा रिपीट हुआ है और ये सवाल 2023 में 2 दफा रिपीट हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये सवाल काफी ट्रिकी और वेटेज रखता है। इस सवाल को बार बार गौर से देखें और सुने, और अगर नहीं समझ आती तो पीछे जाके दोबारा देखना है इस वीडियो को। ठीक है, अब देखें। द प्रोडक्ट ऑफ 1/2, 1 + 2, 2 + 3 एंड 3 + 4 इज दिस, यानी कि 1 + 2, एक मिनट मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल आ रहा है ना, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 + 4, राइटिंग को इग्नोर करना, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सम ऑफ द 20 एंड x, यानी कि 1/2 20 + x हो जाएगा। मैं आगे दिखा देता हूं आपको नीट। ये देखें जी, सिंपल आपने क्या किया कि 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 20 + x। जो बंदा इस इक्वेशन तक पहुंच गया ना, समझे, उसका तो काम हो गया, उसने x की वैल्यू निकाल ली, उसका सवाल सॉल्व हो गया, उसको एक नंबर मिल गया। यहां तक पहुंचना किस तरह है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपने क्या किया, द प्रोडक्ट ऑफ, यार मैं वही बात आप लोगों को बार बार मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी चीख के बताई है कि आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में इंटरप्रेट और ट्रांसफॉर्म सही तरीके से करना है। अगर आपने यही गलत कर दिया तो आगे आप भला आपका x का आंसर आ रहा है वो गलत क्यों है। ठीक है, अब देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2, 2 + 3 एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सम ऑफ, अब देखें इज इक्वल टू आ गया, यानी कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ये सम्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में, और यहां पर भी यही काम हो रहा है। अब आप राइट साइड पे देखें तो आपको पता लगेगा कि आपने किसके इक्वल रखना है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1/2 सम ऑफ 20 एंड x, यानी कि 1/2 20 और x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यही काम हो रहा है यहाँ पे, 1/2 20 + x से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर सिंपल आप क्या करें, इनको ऐड करके वैल्यूज देखें, को उधर जाके बेशक मल्टीप्लाई कर दें और आपने x की वैल्यू जिस तरह भी निकालनी है निकाल लें। यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 190। ठीक है, समझ आ गया, आपको हजम हो गया सब कुछ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। When x is subtracted from 10 and the difference is divided by 2, the result is 3. What is the value of k? बड़ा ही tricky सवाल। देखें, when x is subtracted from 10, अगेन मैंने आपको अभी जो पीछे बात बताई कि 10 जो फ्रॉम के बाद वाली चीज देखी होती है वो माइनस में पहले आती है, यानी कि 10 - k and the difference is divided by 2, यानी कि 10 - k divided by, एक मिनट, 10 - k divided by 2, the result is 3। अब जल्दी से मुझे इसमें से k की वैल्यू निकाल के बताएं, जल्दी से k की वैल्यू निकालनी है, आपके पास 5 सेकंड है। 2 को उधर लेके जाएं तो आपके पास 6 बन गया, और आपके पास, जल्दी से बताएं क्या बनेगा, बहुत आसान है यार ये तो यही आपके पास इक्वेशन बनी कि 10 - k divided by 2 is equal to 3। यार ये चीज है, हमेशा याद रखना कि फ्रॉम के बाद वाली जो चीज लिखी होती है ना वो आपने पहले लिखनी है माइनस में। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे k की वैल्यू डाली विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी जनाब, 10 - k इज इक्वल टू 6। तो k को उधर लेके जाएं, 10 - 6 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो जिसने कमेंट में आंसर 4 लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, योर आंसर इज राइट। सही है जी, आगे चले। सॉल्व 3/5 ऑफ 4/7 ऑफ 5/12 ऑफ 1015। अब ये चीज हमेशा याद रखनी है आपने, मैं जो अभी चीज बोलने लगा हूं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, और जो आपके पास और क्या ज्यादा सवाल आते हैं, डिवाइड का तो आपको पता है कि डिवाइड ही होता है, लेकिन ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जिसको ऑफ का मतलब नहीं पता वो ये सवाल सॉरी टू से सॉल्व नहीं कर सकता, जिस तरह भी चाहे वो नहीं कर सकेगा। तो सिंपल आपने क्या करना, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1015, और आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 145। ट्राई टू सॉल्व द कैलकुलेशंस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स विदाउट कैलकुलेटर। घर में कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको सेंटर में जाकर प्रॉब्लम होगी, मुश्किल पेश आएगी, ये मैं चीज आपको बता रहा हूँ। घर में चाहे आप वो मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेटर का यूज ना करिएगा, ये आपको बरादराना मशवरा मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सवाल भी काफी दफा रिपीट हुआ है, 2022 से आता चला आ रहा है। ये वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ अ 10 इनिंग्स वाज 32, यानी कि वो ये कह रहा है कि एवरेज आपने निकालनी है, सॉरी एवरेज हमें पता है रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर 10 इनिंग्स की, जो कि 32 है। वो कह रहा है कि नेक्स्ट इनिंग्स में वो कितने रन बनाएं कि उसकी एवरेज जो है वो 4 रन से बढ़ जाए।
ठीक है जी, समझ आइए आपको कि आपको ये पता है कि आपके पास जो 10 इनिंग्स की एवरेज है वो 32 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगली इनिंग्स में कितने रन बनाएं कि उसकी एवरेज 32 से बढ़ के 36 हो जाए। 32 प्लस 4 कितना करेंगे, 36 हो जाता है ना। बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले एवरेज आफ्टर 11 इनिंग्स आपको पता है कि कितनी होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट इनिंग्स, ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रन हमें चाहिए, नंबर ऑफ रन चाहिए हमें, एवरेज नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रन कैसे निकलेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, 36 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 36 वो रन है जो कि उसकी एवरेज थी 11 ओवरों में, और 32 वो रन है जो कि उसकी एवरेज बन रही थी 9 ओवरों में, ठीक है, 9 इनिंग्स में, सॉरी इनिंग्स कह लें, ओवर कह लें, ठीक है। तो यहां से आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 76, ठीक है। The correct expression of 6.46 in the fractional form is, अब 6.46 की जो करेक्ट एक्सप्रेशन है फ्रैक्शनल फॉर्म में वो क्या बनती है, सिंपल आपने 6 प्लस 0.46 इसको लिखना है, लाइन लगी हुई है नीचे, ठीक है जी। आपको रिकरिंग और फ्रैक्शन वाली चीजें पता ही होंगी, मैंने पिछली क्लास में भी समझाई थी जूम वाली में। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, 6 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 99, क्योंकि इसको आप 46 डिवाइड बाय 99 भी लिख सकते हैं, और आपने सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया, और एलसीएम सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 640 डिवाइड बाय 99। सेम इज द केस कि आपने सिंपल यहाँ पे भी यही करना है कि 2 डिवाइड बाय 9, और ये सारा काम वही करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो जितने नंबर्स होंगे ना पॉइंट के बाद जहाँ पे लाइन लगी होगी उतने डिवाइड में 9 आने चाहिए। समझ आइए आपको, यानी कि देखिए ना 0.2332 है तो 2 के नीचे लगी हुई है ना लाइन, ठीक है, 2 नंबर्स हैं तो 99 आ गया। 0.3 है, 3 के नीचे लगी हुई है तो 9 है, ये ऊपर होती है वैसे लाइन, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं है, और 2 आ गया तो इस तरह 0.87 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ। 87 बाय 99 भी सही ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इसको उन्होंने ये ऑप्शन में इस तरह लिखा हुआ तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगेन ये मीन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स का मीन निकालना है। अब फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और अप टू सो ऑन, ठीक है, जो कि 2 पे डिविजिबल भी नहीं होते, ठीक है जी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने, 10। अब मैंने आपको मीन और एवरेज का फार्मूला बताया था, मीन को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एवरेज को ए से, क्या फार्मूला था जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को। मीन इज इक्वल टू एस बाय एन, ठीक है जी, बिल्कुल, वेरी गुड। तो सम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 10 यू गॉट द आंसर। मीडियन किस तरीके से निकलता है, मिडिल नंबर सीक्वेंस जिसको कहते हैं मीडियन। मिडिल नंबर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखें 1 और 13 कैंसिल हुआ, 2 और 7 कैंसिल हुआ, 4 और 6 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपके पास मीडियन निकला है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा कि अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज बीच में बच जाती ना, यानी कि 4 और 2, तो आप उसको क्या करते हैं एवरेज, यानी कि 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और जो आंसर आता 6/2 या 3 जो भी आंसर आता है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन थी, ठीक है जी, समझ आ गया। आगे चलते हैं। मॉड किसको कहते हैं, मॉड उसी को कहते हैं जनाब द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी सेट, डाटा सेट, ठीक है, समझ आ गया। सेम इज द केस यहाँ पे भी आपने मॉड निकालना है। आप देखें ये चीज मैं आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर रहा था जब हम शुरू में मीन मीडियन मॉड किया, कि मॉड जब आप निकाल रहे हैं ना किसी भी रिपीटेड टर्म्स का, आपने सबसे पहले देख लेना है, सॉरी रिपीटेड टर्म्स जी को मॉड कहते हैं ना, तो जो चीज 2 टर्म पहले रिपीट हो रही है वो पहले आएगी। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स 4 2 करते हैं, नहीं, 2 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट 4 2। जो टर्म पहले रिपीट हो रही है वो पहले आएगी, जो टर्म बाद में रिपीट हो रही है वो बाद में आएगी, ठीक है। रेंज, हाईएस्ट माईएस्ट लोएस्ट वैल्यूज, ये चीज आप लोग, वेरिएंस मैंने कॉन्सेप्ट वेरिएंस का नहीं दिया अभी तक, सॉरी फॉर दैट। वेरिएंस किसको कहते हैं, वेरिएंस ये कहते हैं कि जो चीज सबसे पहले आपने जो डाटा सेट गिवन है ना, सबसे पहले जो मैं चीजें समझा रहा हूँ उनको याद रखना, मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ। सबसे पहले उसकी एवरेज ले लें। एवरेज किस तरीके से लेते हैं, यानी कि 2 + 8 + 2 + 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, इसकी एवरेज कितनी बन रही है 5, ठीक है जी। एवरेज ले ली, आप उस एवरेज को हर एक नंबर से माइनस करें, यानी कि 5 - 2 उसका स्क्वायर लें और आपस में ऐड करते जाएं, प्लस 5 - 8 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा नंबर 8 है, प्लस अगेन 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अगेन 5 - 8 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अगेन डिवाइड आप उसी से करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू, सॉरी 8 कह रहा हूं, विच इज इक्वल टू 2। समझ आ गया। सबसे पहले एवरेज लेनी है, एवरेज लेने के बाद उसको हर टर्म से माइनस करना है, माइनस करके स्क्वायर लेना और ऐड करना है, और डिवाइड हमेशा उसी से करना है जो कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं। समझ आगे, क्लियर है, बहुत आसान है। तो आपके पास एवरेज निकली 5, और 5 को डिवाइड माइनस कर दिया, 2 के साथ स्क्वायर लिया, प्लस 5 - 8 का स्क्वायर, प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, प्लस 5 - 8 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 4, और आपके पास ये डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये डिवाइड बाय 4 होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को अगेन ये सवाल आप लोगों को देता हूं और जल्दी से मुझे इसकी वेरिएंस कैलकुलेट करके बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप्स बता देता हूं, इतनी देर में जब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं आप इसकी कैलकुलेट करें वेरिएंस। एवरेज निकालेंगे, एवरेज को हर इस टर्म से माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 4 है। जल्दी से आंसर बताएं इसे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, सही है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं, जब आप किसी भी सवाल में एवरेज कर लेते हैं या एवरेज वेरिएंस निकाल लेते हैं तो उस वेरिएंस का चुप करके अंडर रूट ले लें,
यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सिंपल इज दैट। लोग पता नहीं कौन कौन से म्यू वाले फॉर्मूला समझा रहे होते हैं। नहीं भाई, ये आसान फॉर्मूला है, होता उससे भी जाता है, लेकिन जिस सवाल में 10 मिनट लग रहे हैं उस सवाल में आपको 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको ये आपने काम करना है। वेरिएंस आपके पास 9 है, अंडर रूट 9 करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे चलते हैं। What term to be added? सिंपल, ये मैंने आप लोगों को बार बार करवाया हुआ है। देखें ये जो टर्म है ना, ये टर्म अब यहाँ पे 121 a स्क्वायर है, वो शायद 11 था जो मैंने पिछले वक्त करवाया था, 11 था 10 था कुछ था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, 11a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो 2ab है इसको लेके चलने, क्योंकि ये जो टर्म हमें चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर पर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे कहते हैं कि स्क्वायर होल स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, यानी कि 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है जी, तो ये आपके पास टर्म निकल आई विच इज इक्वल टू 176ab। ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर देखें वो कह रहे हैं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1 और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू क्या है, 17 है। अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे आप लोग, सिंपल है, इसमें से या तो आप एक इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, एक से अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक से अंडर रूट वाई की वैल्यू निकालें और उन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, समझ आ गया, ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है। अ गुड ट्री डैश गुड फ्रूट्स, अ गुड ट्री ब्रिंग्स फॉर्थ गुड फ्रूट्स। यानी कि एक गुड ट्री है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है गुड फ्रूट। गिव राइज का मतलब होता है ब्रिंग फॉर्थ का। ठीक है, दिस इज वेरी काइंड डैश यू, आई थैंक हिम। ऑफ यू और यू, इन यू या एट यू। सो ऑफ यू इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। अच्छा, ही इज इन डेब्ट डैश हिज फ्रेंड फॉर अ लार्ज सम, ही इज इन डेब्ट टू हिज फ्रेंड। 2 is the correct option। ठीक है जी, 2 is the correct option। सही है जी, आगे चलते हैं जनाब। He was indifferent to all the good counsels of his parents and so got dash trouble। He was indifferent, वो बाकियों से indifferent था अपने काउंसिल के साथ और उसके साथ तो ट्रबल में चला गया। इन ट्रबल, एट ट्रबल कभी नहीं सुना होगा, विद ट्रबल होता है, बाय ट्रबल नहीं होता, लेकिन इन ट्रबल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, इस तरह ये एक एमसीक्यू है कि he was impatient with good advice that I despaired dash making my impression on him। वो कह रहा है वो अपने एडवाइस के साथ इतना impatient था कि मैंने उसको एक्सप्रेशन को मेक करने के लिए डिस्पेयर किया। ठीक है जी, तो ऑफ इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये एक एमसीक्यू है, लेकिन आगे वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं और खास तौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स और एनालिटिकल पोर्शन, ये मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करने जा रहा हूँ वीडियो। द वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो मैं कल वीडियो डालूंगा, लाजमी तौर पर वीडियो डालूंगा। और वो वीडियो ऐसी होगी कि पेपर के बाद आप लोग कमेंट लाजमी तौर पर करेंगे, बाद में पेपर बहुत मस्त हो गया, लेवल हो गया पेपर। ठीक है जी, सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।